हवाएं चल रही थी, ठंडी, खामोश, तन्हाई भरी, आने वाले खौफ के एहसास के साथ। पीछे तेज़ बर्फीली हवाओं की सरसराहट, बर्फ़ पर कदमों की आवाज़, दूर कहीं बर्फ़ का टुकड़ा टूटकर गिरने की गूंज। रोहतांग से भी आगे, जहाँ रास्ते धुंध में गुम हो जाते हैं, जहाँ इंसान के कदम कम और कहानियाँ ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ एक सुनसान वादी है, रख्तसर। इस जगह का नाम ही लोग धीरे से लेते हैं, क्योंकि कहते हैं 500 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा काफ़िला गुज़रा था। 500 लोग और उनके साथ उनके घोड़े, औरतें, बच्चे और कई सारी उम्मीदें। मगर जब रात हुई तो आसमान से बर्फ़ ऐसी बरसी जैसे कुदरत खुद उन्हें ज़िंदा दफन करना चाहती हो। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा काफ़िला गायब था। सिर्फ बर्फ़ थी और बर्फ़ के नीचे जम चुकी लाशें। लेकिन गांव वाले कहते हैं वो मरे नहीं थे, बस रुक गए थे। और तब से जो भी इंसान रात के बाद इस वादी में रुकता है, वो कभी वापस नहीं जाता। उस खामोश वादी में 2 लोग चल रहे थे, आर्यन और उसका दोस्त समीर। दोनों बर्फ़ पर धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर बर्फ़ ऐसे टूट रही थी जैसे किसी पुरानी हड्डी पर पैर पड़ रहा हो। समीर घबराकर बोला, यार आर्यन, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। गांव वाले कह रहे थे ना, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाओ। आर्यन हल्का सा हंसकर बोला, अरे भाई, लोग कहानियाँ बनाते हैं, हम पहाड़ों की आदत वाले लोग हैं। थोड़ी बर्फ़ और थोड़ी हवा से क्या डरना। मगर आर्यन की हंसी के बाद भी हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वादी उनकी बातें सुन रही हो, जैसे बर्फ़ के नीचे कोई सोया हुआ हो और धीरे धीरे जाग रहा हो। समीर ने अपनी टॉर्च आगे की तरफ घुमाई और तभी उसका कदम रुक गए। समीर धीमी और कांपती आवाज़ में बोला, आर्यन, आर्यन तू उधर देख। आर्यन ने नज़र उठाई। दूर बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर कुछ काली धुंधली सी शक्लें खड़ी थी। पहले तो आर्यन को लगा शायद पत्थर होंगे, लेकिन फिर हवा ज़रा सी हटी और वो चीज़ें साफ दिखाई देने लगी। वो लोग थे, बहुत सारे लोग। वो बिल्कुल सीधे खड़े थे, जैसे मूर्तियाँ होती हैं। उन्होंने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ पुराने ज़माने के फटे हुए कपड़े उनके जिस्म पर थे। उनकी चमड़ी बर्फ़ जैसी सफ़ेद थी, जैसे खून सदियों पहले ही जम चुका हो। और उनकी आंखें बहुत गहरी, नीली, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल बेजान। मगर वो फिर भी समीर और आर्यन को घूर रहे थे। हवा अचानक और तेज़ हो गई। बर्फ़ के टुकड़े उन लोगों के जिस्म से टूटकर नीचे गिरने लगे। मगर अजीब बात ये थी, वो हिल नहीं रहे थे और ऐसा लग रहा था ना तो वो सांस ले रहे हैं और ना ही कोई हरकत, बस खड़े हुए थे। और तभी समीर ने देखा, उनमें से एक आदमी का सर धीरे धीरे थोड़ा सा झुका, जैसे कोई सदियों की नींद से उठकर उन्हें पहचान रहा हो। समीर का गला सूख गया। समीर ने घबराकर आर्यन से कहा, आर्यन, ये लोग कब से यहाँ खड़े हैं? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने अभी अभी एक और चीज़ देखी थी। बर्फ़ पर उन लोगों के कोई निशान नहीं थे, जैसे वो चलकर नहीं आए थे, जैसे वो बर्फ़ के अंदर से निकलकर खड़े हो गए हों। उसी पल हवा बिल्कुल चुप हो गई। वादी में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसमें आर्यन और समीर को सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, बर्फ़ के नीचे किसी की उंगलियों से खुरेशने की आवाज़, जैसे सदियों से जम चुके हैं, अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और दूर खड़े वो सफ़ेद लोग अब धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगे।
उनकी नीली आंखों में एक ही बात थी, इंतज़ार, सदियों का इंतज़ार। और आज शायद वो ख़त्म होने वाला था। समीर और आर्यन बहुत घबरा गए और वो वहाँ से रास्ता बदलकर आगे बढ़ गए, उन सफ़ेद चेहरे वाले लोगों को पीछे छोड़ते हुए। समीर और आर्यन बहुत बेचैन हो गए। धीरे धीरे बढ़ता खौफ, अजीब सी हैबत और दिल में डर भरा हुआ। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। रख्तसर वादी अब सिर्फ सफ़ेद नहीं रही थी, अब वो अंधेरे और बर्फ़ का समंदर लग रही थी। आर्यन और समीर ने मुश्किल से अपना छोटा सा तंबू खड़ा किया। अंदर एक छोटी सी लौ जल रही थी, जो कभी तेज़ होती और कभी धीमी। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई पुरानी चीख लंबे वक्त से गूंज रही हो। समीर ने कंबल अपने आसपास और कसकर लपेट लिया। समीर ने धीमी आवाज़ में आर्यन से कहा, यार आर्यन, वो लोग जो हमें रास्ते में शाम में देखे थे, अगर वो सच में इंसान थे तो इतनी देर तक वहाँ खड़े कैसे रहे? आर्यन चुप रहा। उसके दिमाग में भी वही तस्वीर घूम रही थी, बर्फ़ जैसी चमड़ी और नीली आंखें। कुछ पल तक तंबू के अंदर सिर्फ हवा की आवाज़ थी। फिर अचानक अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तंबू के बाहर बर्फ़ पर कदम पड़ने की आवाज़ आई। समीर तुरंत सीधा बैठ गया। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। समीर फुसफुसाते हुए आर्यन से बोला, आर्यन, बाहर शायद कोई चल रहा है। आर्यन ने ध्यान से सुना। उन्हें एक और कदम की आवाज़ आई, फिर एक और, फिर एक और। मगर अजीब बात ये थी कि वो कदम रुक ही नहीं रहे थे, जैसे कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग तंबू के चक्कर लगा रहे हो। आर्यन धीरे से तंबू की जंजीर खोलने लगा। उसने बाहर रोशनी दिखाने के लिए छोटी सी मशाल जलाई। जंजीर जैसे ही खुली, कपड़ा ज़रा सा हटा और जो आर्यन ने देखा, उसके बाद उसकी सांस गले में अटक गई। तंबू के चारों तरफ लोग खड़े थे, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग। हर तरफ सफ़ेद जिस्म, सफ़ेद चेहरे। उनके कपड़ों पर बर्फ़ की मोटी परत जम चुकी थी। उनकी पलकों पर भी बर्फ़ के टुकड़े लटक रहे थे, मगर उनकी आंखें खुली थी और वो सब आर्यन और समीर को देख रहे थे। सबसे आगे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल बर्फ़ से चिपककर लकड़ी की तरह सख्त हो चुके थे। उसके हाथ में एक पुराना कटोरा था जिस पर सदियों पुराने नक्श बने हुए थे। औरत के होंठ नहीं हिले, मगर आर्यन और समीर के दिमाग में एक औरत की आवाज़ गूंज उठी, बहुत ठंडी है, बहुत सदियों की ठंडी। समीर का जिस्म काँप गया। हमें अंदर आने दो, हमें अपनी गर्मी दे दो। समीर ने घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। ये लोग बोल कैसे रहे हैं आर्यन? आर्यन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसने अभी एक और चीज़ देखी थी। उन लोगों के पैर ज़मीन पर नहीं थे, वो बर्फ़ के अंदर धंसे हुए थे, जैसे वो चल नहीं सकते, मगर फिर भी वो धीरे धीरे आगे सरक रहे हो, जैसे बर्फ़ खुद उन्हें ढकेलकर तंबू तक ला रही हो। तंबू के कपड़े पर ठंडी उंगलियां लगने लगी। अंदर की लौ अचानक बहुत छोटी हो गई। समीर ने अपना हाथ देखा। उसकी उंगलियां हल्के से नीले रंग की होने लगी थी। उसने घबराकर अपना हाथ आर्यन को दिखाया। आर्यन, मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है और मेरी उंगलियां नीली पड़ रही है। उसकी सांस से निकलती भाप हवा में जमकर छोटे छोटे शीशे के टुकड़े बनकर गिर रही थी। तभी बाहर खड़ी औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आवाज़ फिर दिमाग में गूंजी, एक और जान, फिर हमारी रात कट जाएगी। अचानक तंबू के पीछे से बर्फ़ गिरने की आवाज़ आई।
जैसे बर्फ़ के नीचे कोई बड़ा जिस्म हिल रहा हो और ऊपर उठकर उन पर आने वाला हो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। तंबू के बिल्कुल पीछे बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे सच में उभर रहा था, जैसे कोई इंसान बर्फ़ के अंदर से बाहर आ रहा हो। और उस उभरते जिस्म के साथ एक और आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत पुरानी। 500 साल हम बस गर्मी का इंतज़ार कर रहे थे। आर्यन को उस पल समझ आ गया, ये लोग मेहमान नहीं थे, ये शिकार करने वाले भी नहीं थे, ये कुछ और थे। ये लोग बस एक चीज़ चाहते थे, अपनी ठंडी मौत को बांटना। और अब वो आर्यन और समीर को अपने जैसा बनाना चाहते थे। तंबू के बाहर खड़े सफ़ेद चेहरे धीरे धीरे और क़रीब आ रहे थे। उनकी आँखों की नीली ठंडक जैसे अंधेरे को भी जमा रही थी। आर्यन का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसने समीर का हाथ पकड़कर ज़ोर से खींच लिया। आर्यन घबराकर बोला, यहाँ रुकना मौत है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा समीर। दोनों तंबू से बाहर दौड़ पड़े। बर्फ़ घुटनों तक जम चुकी थी। हर कदम पर पैर बर्फ़ में धंस जाते। आर्यन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जब अचानक उसके पैर किसी सख्त चीज़ से टकरा गया। वो ज़ोर से बर्फ़ पर गिर पड़ा। उसने गुस्से और घबराहट में हाथ से बर्फ़ हटाना शुरू की। जैसे ही बर्फ़ हटाने लगा, आर्यन की सांस रुक गई। बर्फ़ के नीचे एक इंसान का चेहरा था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल नया, जैसे कोई आदमी गहरी नींद में सो रहा हो। मगर उसके कपड़े बहुत पुराने थे, फटे हुए और सदियों पुरानी सिलाई के। आर्यन का गला सूख गया। उसने और बर्फ़ हटाई। नीचे पूरा जिस्म था और सिर्फ एक नहीं, उसके आसपास 2, 4, 10, 100 जिस्म बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे। सबके चेहरे बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे वक्त ने उन्हें छुआ ही नहीं। तभी आर्यन के पीछे खड़ा समीर धीरे से बोल उठा, ये मरे हुए नहीं लगते। आर्यन को तब एक खौफनाक बात समझ आई, ये लोग मरे नहीं थे, ये बर्फ़ इन्हें ज़िंदा रखती थी, मगर एक ऐसी हालत में जहाँ ना पूरी ज़िंदगी थी, ना पूरी तरह मौत। बस एक अंत का इंतज़ार, 500 साल का इंतज़ार। तभी आर्यन ने देखा कि बर्फ़ के अंदर पड़े एक चेहरे ने आँख धीरे से हिल गई। आर्यन का दिल डर गया। उसने घबराकर समीर की तरफ देखा, मगर समीर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। आर्यन ने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया। समीर के नाखून नीले पड़ चुके थे। उसकी चमड़ी धीरे धीरे बर्फ़ की तरह सफ़ेद और सख्त होती जा रही थी। आर्यन चीख कर बोला, समीर, समीर तुझे क्या हो रहा है? समीर ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी सांस अब दिख नहीं रही थी, जैसे उसके अंदर ही गर्मी ख़त्म हो चुकी हो, मगर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। समीर बोला, आर्यन अब समझ आया। आर्यन पीछे हट गया। समीर बोला, ये लोग मरे नहीं, ये बस थक गए थे। हवा और तेज़ चलने लगी। बर्फ़ के नीचे से धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी, जैसे सदियों के दबे लोग फुसफुसा रहे हो, गर्मी, एक और जान, एक और जान। समीर धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर बर्फ़ में धंसे हुए थे, फिर भी वो सरक कर आगे आ रहा था। समीर बोला, यहाँ डर नहीं है मेरे भाई, यहाँ भूख नहीं है, यहाँ दर्द भी नहीं है। आर्यन का दिल टूट रहा था। आर्यन बोला, समीर होश में आ, होश में आ, हमें यहाँ से भागना है। मगर समीर की आंखें अब बिल्कुल नीली हो चुकी थी, वैसे ही जैसे तंबू के बाहर खड़े उन लोगों की। समीर ने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से बर्फ़ एक छोटे टुकड़े गिर रहे थे। समीर मुस्कुराते हुए बोला, आर्यन तुम भी आ जाओ। उसने आसमान की तरफ देखा। बर्फ़ और तेज़ी से गिरने लगी और हर गिरती हुई बर्फ़ के टुकड़े के साथ
बर्फ़ के अंदर दबे चेहरों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आर्यन को तब समझ आया, ये लोग शिकार नहीं करते, ये बस इंतज़ार करते हैं सदियों तक, जब तक कोई नया इंसान ना आ जाए और उनमें शामिल हो जाए। और अब समीर उनमें शामिल हो रहा था। आर्यन के कान के पास फुसफुसाहटें आने लगी, एक और जान, एक और। आर्यन के पैर अब भी काँप रहे थे। उसके सामने खड़ा समीर अब वो समीर नहीं रहा था जो कुछ घंटे पहले आर्यन के साथ यहाँ पर आया था। उसका जिस्म धीरे धीरे बर्फ़ की मुराद बन रहा था। उसकी आंखों की नीली ठंडक अंधेरे को चीर रही थी। आर्यन को समझ आ गया था, अगर वो एक कॉल पर यहाँ रुक गया तो वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। आर्यन अचानक मुड़कर पागलों की तरह वहाँ से दौड़ पड़ा। बर्फ घुटनों तक थी, हर कदम पर पैर फिसल रहे थे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी जैसे पूरी वादी किसी अनदेखी ताकत से गरज रही हो। पीछे से समीर की आवाज़ आई, मगर वो अब एक आदमी की नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। समीर की आवाज़ आर्यन के कानों तक पहुंच रही थी। आर्यन, भागकर कहाँ जाओगे? आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नज़र सिर्फ एक जगह पर थी, उसकी जीप जिसमें वो और समीर वहाँ तक आए थे। जीप बर्फ़ के बीच अकेली खड़ी थी। आर्यन तेज़ दौड़ते हुए उसके पास पहुँचा। उसने हाथ बढ़ाकर जीप का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर जैसे ही उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, उसका खून जम गया। जीप के शीशे पर अंधेरे से बने हुए हाथों के निशान थे, सैकड़ों हाथों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। आर्यन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से शीशे के अंदर झांक कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। जीप के अंदर कई लोग बैठे थे, सफ़ेद चेहरे वाले। उनके सफ़ेद चेहरे अंधेरे में दिख रहे थे। उनकी नीली आंखें आर्यन को देख रही थी, जैसे वो कब से उसका इंतज़ार कर रही हो। आर्यन पीछे हट गया। उसकी सांस तेज़ चल रही थी। तभी उसने महसूस किया, वादी की खामोशी बदल रही थी। उसने आसपास देखा। वादी के हर कोने में बड़े पत्थर हिल रहे थे, पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा और। आर्यन का गला सूख गया। वो पत्थर नहीं थे, वो सिर्फ बर्फ़ में जमे हुए वही लोग थे जो अब धीरे धीरे जाग रहे थे। हर तरफ से बर्फ़ टूटने की आवाज़ आने लगी, जैसे सदियों पुरानी नींद टूट रही हो। तभी ज़मीन के नीचे से एक भारी आवाज़ गूंजी, बहुत बड़ी। आर्यन ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। बर्फ़ और तेज़ी से गिरने लगी। उसकी सांस अब भारी हो चुकी थी। हर सांस के साथ उसके मुंह से निकला धुआं हवा में जमकर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों जैसे बनकर ज़मीन पर गिर रहा था। उसके हाथ सुन्न होने लगे, उंगलियां धीरे धीरे सख्त हो रही थी। आर्यन ने अपना हाथ देखा। उसकी चमड़ी पर बर्फ़ की पतली परत जमने लगी थी। उसने घबराकर अपना हाथ झटका, मगर बर्फ़ टूटने के बजाय और जम गई। उसके दिल अब धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर की गर्मी ख़त्म हो रही हो। तभी पीछे से समीर की आवाज़ फिर आई। अब वो बिल्कुल करीब लग रही थी। आर्यन, भागना बंद करो। आर्यन धीरे धीरे मुड़कर खड़ा हो गया। उसके सामने समीर था, मगर उसके पीछे कई सफ़ेद चेहरे खड़े थे, सबके सब शांत, सबके सब इंतज़ार करते हुए। समीर की आंखों में अब एक अजीब सी खुशी थी। अब तुम्हें ठंड महसूस हो रही है ना? समीर ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने जवाब देने की कोशिश की, मगर उसके होंठ सुन्न हो चुके थे। समीर धीरे से उसके करीब आया। उसने आर्यन के कंधे पर अपना सख्त हाथ रखा। उस स्पर्श के साथ आर्यन को लगा जैसे उसका जिस्म अंदर से जम रहा हो। समीर ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे जैसे हो।
उस पल आर्यन को महसूस हुआ, वादी की हर सांस, हर बर्फ का टुकड़ा, हर पत्थर जिंदा है और सब उसे घेर रहे हैं। बर्फ गिरती रही और आर्यन की धड़कन धीरे धीरे खामोश होने लगी। साल बीत गए, रख्तसर की वो वादी अब भी उतनी ही खामोश थी। बर्फ़ की सफ़ेद चादर हर जगह पड़ी थी और हवा में वही पुरानी ठंड घूम रही थी जो हड्डियों तक को जमा दे। पर अब उस वादी में एक नया मंज़र था, एक नया बर्फ़ का पुतला। वो पुतला एक लड़के का था। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था, आंखें आधी खुली हुई, जैसे आखिरी पल में उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को पागल कर दे। उसका एक हाथ पीछे की तरफ उठा हुआ था, जैसे किसी को रोक रहा हो। शायद वो लड़का आर्यन ही था। उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए जम चुका था और उसके बिल्कुल पीछे बर्फ़ के अंदर एक और चेहरा दिख रहा था। वही नीली आंखें, वही सफ़ेद चेहरा। पर अब समीर पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे अब वो भी उन्हीं लोगों का हिस्सा बन चुका हो। एक दिन कुछ नए ट्रैकर्स उस वादी में पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी दूर पार्क की और बर्फ़ पर चलना शुरू किया। बर्फ़ उन्हें उनके जूतों के नीचे आवाज़ें कर रही थी। तभी उनकी नज़र उस पुतले पर पड़ी। अरे देखो, ये स्टैचू कितना असली लग रहा है। लगता है किसी ने एडवेंचर प्लेस बनाने के लिए रखा है। पर ये चेहरा देखो, कितना डरा हुआ लग रहा है। तीसरा इंसान बोला, रुको, मुझे लगता है इसकी आंखें अभी हिली। सबके सब हंस पड़े और फिर एक पल के लिए हवा बिल्कुल रुक गई और उस खामोशी में आर्यन के बर्फ़ बने होंठ बहुत धीरे से हिले। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ एक बहुत ठंडी सांस बाहर आई, जैसे किसी पुरानी कैद में से हवा निकल रही हो। और फिर बर्फ़ के अंदर से एक आवाज़ गूंजी, एक आवाज़ जो इंसान की नहीं लग रही थी, पर फिर भी पहचानी हुई थी। वो समीर की आवाज़ थी, लेकिन अब उस आवाज़ में एक आवाज़ नहीं थी। उस आवाज़ में कई लोग बोल रहे थे, स्वागत है। ट्रैकर्स एकदम चुप हो गए। उन्हें लगा हवा में कोई आवाज़ बना दी गई हो, पर फिर आवाज़ दोबारा आई और इस बार बहुत ज़्यादा करीब से। ट्रैकर्स ने नीचे देखा, बर्फ़ के अंदर चेहरे थे, कई चेहरे, सबकी आंखें खुली हुई, सब उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने अपना हाथ हिलाया, जैसे बर्फ़ के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ट्रैकर्स डर के पीछे हट गए, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पैर बर्फ़ में धंस चुके थे। उन्हें महसूस हुआ, ठंड अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रही है। उनकी उंगलियां सख्त होने लगी, सांस धुआं बनकर जमने लगी और धीरे धीरे उनके जिस्म भी बर्फ़ में बदलने लगे। उस रात रख्तसर की वादी में बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ी। दोबारा सुबह जब सूरज निकला, वादी फिर बिल्कुल खामोश थी। पर अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे वहाँ कुछ नए चेहरे नज़र आते। वहाँ 500 नहीं, 5000 लोग जमा हो चुके थे। सब सफ़ेद, सब चुप, सब ठंडे और सब हमेशा हमेशा के लिए कैद में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आर्यन की रूह अभी किसी को वार्न करने के लिए वहाँ खड़ी है, या फिर हर नए आने वाले इंसान को भी वहीं कैद मिलती है? और अगर कभी आपकी किसी बर्फीली जगह पर एडवेंचरस ट्रिप हुई हो और वहाँ आपको कोई ऐसा स्टैचू दिखे जो बिल्कुल ज़िंदा लग रहा हो, तो क्या आप उसके पास जाओगे या फिर बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाओगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।